कश्यप बंगाल और असम में कल दूसरे दौर का मतदान है। नंदीग्राम की हॉट सीट के लिए भी वोटिंग है, लेकिन उससे पहले ममता दीदी ने खेल दिया है बड़ा दांव। अपना गोत्र बताकर दीदी के हिंदुत्व कार्ड में सेंधमारी की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने इसे दीदी का चुनाव में हार का डर बताया। सवाल है कि मां माटी मानुष को अपना गोत्र बताने वाली ममता को अपनी गोत्र वाली कहानी क्यों सार्वजनिक करनी पड़ी। सवाल यह भी है कि बंगाल में किसका हिंदू कार्ड कितना मजबूत। बहस इन्हीं मुद्दों पर करेंगे। राहुल गांधी भी आज कामाख्या मंदिर गए हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों से आपका परिचय। আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। तेरह घंटे बाद नंदीग्राम में मतदान शुरू हो जाएगा। नंदीग्राम यानी ममता और शुभेंदु अधिकारी के लिए बंगाल की राजनीति में वर्चस्व की ऐसी जंग जो तय करेगा बंगाल का सिकंदर कौन। आज दीदी ने नंदीग्राम के रण में गोत्र दाव खेल दिया। बात मां माटी मानुष की पहचान से शुरू हुई और खुद को शांडिल्य गोत्र का बताकर खत्म हुई। कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है ध्रुवीकरण के इस महाचुनाव में वो बीजेपी को उसी के हिंदू कार्ड से शिकस्त दे रही है या फिर चंडीपाठ से गोत्र जाप तक ममता बीजेपी के एजेंडे पर ही आ गई है। बीजेपी कह रही है मुख्यमंत्री को नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है, सो वो अब गोत्र बता रही है। ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে। আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই মা তোমার গোত্রটা কি। আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। जो दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन के लिए लाठियां खाते थे, कोर्ट के शरण में जाते थे, रामनवमी में जय श्री राम बोलने के लिए लाठियां खाते थे, आज भी जय श्री राम बोलने पर आपको गुस्सा आता है। ये कौन थे? ये तो सांडिल गोत्र ही थे, उन्हीं के परिवार थे, उन्हीं के कुटुंब थे, उन्हीं के समाज थे। उस दिन क्यों नहीं आया दया जब प्रथम चरण में उनकी जमीन खिसक गई, तब उनको समझ में आया। बीजेपी पिछले चुनाव में राहुल गांधी का गोत्र पूछ रही थी। राहुल के जनेऊधारी ब्राह्मण होने वाले बयान पर सियासी तूफान आया था। सो इन चुनाव में राज्य राज्य ताकत झोंकने वाले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तमिलनाडु में प्रचार के दौरान सबको लपेटा। पूछा मेरे जैसे लोग अब क्या करें जो ना शांडिल्य हैं ना जनेऊधारी, किसी भगवान के भक्त नहीं, चालीसा और पाठ नहीं जानते। My reaction to her statement is that if she is saying that she belongs to an upper caste Brahman Hindu community and that too her gotra is Shandliya, then where should Muslims and Dalits of West Bengal go? Muslims comprise 27% and 22% are Dalits of West Bengal who are not part of this Varna system. असम में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी आज कामाख्या मंदिर पहुंचे थे। चुनावों के बीच अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ हर पार्टी में लग गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी असम के चिरांग में रैली की। अभी राहुल बाबा आ गए हैं, किसके कंधे पर बैठकर आए हैं? ये काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल के कंधे पर बैठकर आए हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं, बदरुद्दीन अजमल जिस सरकार में हो वो सरकार घुसपैठ रोक सकती है क्या? जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? ये बदरुद्दीन अजमल कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो चाबी मेरे हाथ में होगी, उनके हाथ में चाबी होगी। अरे दिन में काहे को सब सपने देखते हो मियां अजमल? हम यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आए हैं। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। आपको झूठ सुनना है असम के बारे में, किसानों के बारे में,
सुनना है, टीवी ऑन करो, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखो और जितना सुनना है सुन लो। नंदीग्राम में युद्ध के मैदान में डटी ममता बनर्जी ने आज चुनाव आयोग के साथ साथ सभी बड़े विपक्षी नेताओं को लोकतंत्र बचाने की गुहार के साथ चिट्ठी लिख डाली है। ममता ने सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल और जगन रेड्डी को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने को कहा है। They are threatening the voters. They will not allow the voters. They are selling. It is from Gokulnagar to Balarampur, Nandigram. Yes. See, I am contesting from here. And Order CDC, the Home Minister is insisting the Election Commission through some central forces to not to allow the people to cast their vote. So many central forces they have given. So many central forces given only to support the BJP. अब गोत्र भी है, मंदिर है और जय श्री राम का नारा भी है। बंगाल के सबसे बड़े सियासी संग्राम में सबसे बड़ा चेहरा नंदीग्राम से चुनावी मैदान में है। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए किसी चुनावी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। और कल जब दूसरे दौर का मतदान होगा और नंदीग्राम की जनता ममता और शुभेंदु अधिकारी की किस्मत का फैसला करेगी, तो दोनों ही के लिए मामला आर या पार का होगा। जो निकल गया वो सिकंदर। आज तक ब्यूरो। जो निकल गया वो सिकंदर। जी हां, सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम की। और हम आज आपको हल्ला बोल में कुछ ऐसे आंकड़े दिखाएंगे जिसकी वजह से ये गोत्र का दाव आप समझ पाएंगे बेहतर। लेकिन उससे पहले परिचय आपका खास मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भी हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM के हैं। रिजू दत्ता जी, प्रवक्ता हमारे साथ TMC के जुड़ रहे हैं। अब निजेश अवस्थी जी, RSS के जानकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन अब जल्दी से दिखाइए हमारे दर्शकों को जरा नंदीग्राम के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसी के जरिए आप समझेंगे कि मामला क्या है। नंदीग्राम में जब आप देखते हैं तो कौन से बूथ पर कौन मजबूत था। 2016 के विधानसभा के हम पहले आपको बात बता रहे हैं। 264 ऐसे बूथ थे जिस पर TMC एक मजबूत पार्टी थी। लेफ्ट 7 पर और बीजेपी तब 0 पर। यह नंदीग्राम स्पेसिफिक आंकड़ा है। अब आइए अगले 2019 पर। बाजी थोड़ी सी पलटती है। लेफ्ट 0 पर पहुंच जाता है और देखिए बीजेपी कैसे पहुंच जाती है 34 पर। और आप TMC को देख रहे हैं 244 पर, वो थोड़ा सा सिमटते हैं। और इसी वजह से बीजेपी वहां पर इस तरह की ताकत झोंक रही है। और इस बार तो शुभेंदु अधिकारी जो TMC से पिछली बार थे वो उनकी तरफ है। अब हम आपको जरा बताते हैं कि 40% से ज्यादा वोट जिन बूथों पर मिले थे, 270 बूथों पर, ये 2016 की बात है, पिछली बार जब ममता जीती थी तब 270, लेफ्ट को 31 और बीजेपी 0। 2019 में आइए फटाफट, लोकसभा चुनाव, यहां पर बाजी पलटी थी। और यहीं से वो तस्वीर जब 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, हौसला बढ़ा, लगा अब तो हम यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हम अब आपको 2019 की बात बताते हैं। लेफ्ट 0 पर पहुंच गया, बीजेपी 82 बूथ पर आगे रहे और वहीं TMC 272 बूथ पर आगे। अब हम आपको दूसरे ब्लॉक की बात बता रहे हैं। देखिए, पूरे नंदीग्राम को 2 ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। पहले ब्लॉक में 2 कस्बा 98 गांव है। दूसरा ब्लॉक थोड़ा छोटा है। दूसरे ब्लॉक में आप देख रहे हैं 1 कस्बा है और 40 गांव है। ये नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2, ये हमने आपको बता दिया है। अब वापस आइए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा डेमोग्राफी आपको बता देते हैं। कितने वोटर्स हैं और क्यों अब आखिरी वक्त पर इस तरह की बाजी खेली जा रही है। कुल वोटर अगर जो हमको बताएं जनसंख्या के हिसाब से तो 3,31,054 है। इसमें परसेंटेज वाइज आप देखिए, हिंदू वोटर 74% हैं, 74%, 26% मुस्लिम वोटर हैं। ये सियासी रण है पूरा, दोनों ब्लॉक का गणित जो हम आपको समझा रहे हैं, ये कुल जो जनसंख्या है उसके हिसाब से। तो ये आप समझ गए हैं कि ये जो मामला है, इसी वजह से क्या ये बढ़ रहा है आगे, जिसमें गोत्र बताने की नौबत आ गई है। आप सुधांशु जी, मैं आपके साथ शुरू कर रही हूं, फिर रिजू जी आऊंगे आपके पास। सुधांशु जी, गोत्र बताओ, गोत्र बताओ। गोत्र नहीं बताते हैं, पाठ नहीं करते हैं। क्या ममता दीदी ने आप ही के हिंदू कार्ड पर आपको एक तरह से शिकस्त अभी प्रचार के दौरान दे दी है? क्योंकि उनको अब कोई परहेज नहीं है, वो तो अब गोत्र भी बता रही है शांडिल्य। सुधांशु जी, देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात का तात्कालिक यानी चुनावी उत्तर देता हूं। तो ममता जी का भवानीपुर से नंदीग्राम आना, फिर नंदीग्राम में अपनी विधानसभा के लिए आखिरी के 3-4 दिन कैंप करना, फिर सहयोगी दलों को समर्थन के लिए पत्र लिखना और अंत में गोत्र बताना। अब अगर सारे डॉट्स कनेक्ट कर लें तो सब कुछ समझ में आ जाता है
कि क्या होने जा रहा है और किसको क्या भय सता रहा है, परंतु मैं इसको थोड़ा बड़े दृष्टि से देखना चाहता हूं अंजना जी। ये सिर्फ एक ऐसा नहीं कि एक चुनाव में गोत्र बताया, राहुल गांधी ने भी गोत्र बताया था अपना, राहुल गांधी ने भी अपने को जनेऊधारी ब्राह्मण बताया था। ये वो भारत है अंजना जी, आजादी के बाद पंडित नेहरू कहते थे मैं तो जन्म से हिंदू और शिक्षा से ईसाई, संस्कार से मुस्लिम, यानी वो अपने को हिंदू होने में कोई एम्फेसाइज ही नहीं करते थे, बाई एक्सीडेंट है। और यहां पर इफ्तार पार्टियों की झड़ी लगती थी। आप देखिए, हम राजनीति में आए थे अंजना जी, इसलिए नहीं आए थे कि हमें सिर्फ सत्ता पानी है, हमें भारत की राजनीति में भारतीयता स्थापित करनी थी। पिछले 7-8 साल से कांग्रेस पार्टी में रोजा इफ्तार बंद, अब सब अपना धर्म, जात, गोत्र सब बताने लगे आके, और ओवैसी जैसे लोग तिरंगा झंडा लेकर चलने लगे, शाहीन बाग में भी भारत माता की जय लगने लगा। यह एक परिवर्तन है जिसे कहता है ना पैराडाइम शिफ्ट इन द पॉलिटिक्स। तो चुनावी जीत तो हमारी 2 मई को होगी अंजना जी, पीठ तो आपने वैचारिक राजनीति की जीत तो हमारी इसके साथ हो गई, जो ममता जी ने इस बात को स्वीकार किया है, और चुनावी दृष्टि से यह उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति। पीठ तो आपने अपनी थपथपा ली सुधांशु जी, और बड़े अच्छे से थपथपाई। जल्दी से एक बार वारिस पठान साहब से एक रिएक्शन ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ना मैं जनेऊधारी हूं, ना मैं चंडी पाठ करता हूं, ना मैं शांडिल्य हूं, तो इस देश में जगह नहीं है। अरे जगह नहीं है कैसे सर? आप तो हर राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और बेफिक्र होकर लड़ रहे हैं, और जहां जहां जो सीटें मिल रही हैं वो मिल ही रही हैं, फिर ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलना? ये अंजना जी, देश में एक कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा हिंदू। मोदी जी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू, राहुल गांधी बोले मैं जनेदारू हूं, ममता दी ने शांडिलिया कहा, और गोत्र का वो चांदी पाठ पड़ रही है स्टेज के ऊपर। तो देश में हो क्या रहा है? ये चुनाव है कि क्या? आज देश को चाहिए डेवलपमेंट, विकास, उसकी तो कोई बात नहीं कर रहा है। ये सिर्फ मेजोरिटेरिज्म की पॉलिटिक्स चल रही है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है, और अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है। ये अपर कास्ट को अपीज करने वाली सब पॉलिटिक्स है। अगर आपको सब अपर कास्ट की पॉलिटिक्स करना है तो फिर आप मुसलमानों और दलितों के वोट क्यों मांगने जाते हो? क्यों आप मुसलमानों के लिए वोट के लिए दरखास्त करते हो कि हमको वोट दो? तो क्या ये हमारे देश के सेक्युलरिज्म और प्लुरलिज्म के लिए बेहतर है? नहीं, खराब हो रहा है। ये किस तरह की राजनीति चल रही है? अगर मैं स्टेज पे खड़े होकर अगर अंजना जी एक अपनी कुरान की आयत पढ़ूंगा तो यहां तो बवाल मच जाएगा कि वारिस पठान ने रिलीजन पॉलिटिक्स कर दिया, उसको पाकिस्तान भेज दो, वहां भेज दो, कहीं भी भेज देंगे। और आज क्या हो रहा है? वो चांदी पाठ पढ़ी है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर आपको देश के जो सवालों के जवाब नहीं देने, इसके बाद बैठको पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं अंजना जी? देखिए, एक कहावत सुन लीजिए हमारी तरफ से, खास तौर पर आपके लिए फरमा रही हूँ। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। अंजना जी, हम वहां भी करते हैं तो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये कहावत भी आप सुन लीजिए आज की तारीख में। आज ये लोगों के पास लोगों के जवाब नहीं है देने को, इसके लिए कर रहे हैं। आज लोग इनको पूछ रहे, पूछिए सुधांशु त्रिवेदी यहां बैठे, लोगों के सवाल है पेट्रोल, डीजल, गैस का भाव कब नीचे आएगा? जवाब नहीं है। 2 करोड़ रोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, नहीं दे सके। आज 5-10 करोड़ युवा हमारा देश का बेरोजगार हो गया। क्या पॉलिसी है इनके पास? गलत लॉकडाउन कर दिया उन्होंने उठा के, आज पूरा के पूरा देश इकोनॉमिकली डाउन हो गया। लोग इनसे सवाल करते हैं, इनके पास जवाब नहीं है। तो अब जवाब क्या देंगे? तो एक ही जवाब, मैं बड़ा हिंदू, मैं जनेऊधारू, मैं गोत्रा। मैं मोहिना मित्रा ने कहा कि मैं क्या कुछ दाढ़ी वाला छोटी वाली बड़ी गोत्रा हूं। छोटी वाला राक्षस बोला। करेंगे क्या? ठीक है सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब, फिर मेरी जुदता की आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। राक्षस बोला, सोचिए अब कौन बड़ा? ये सिर्फ अपर कास्ट ब्राह्मण अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। लेकिन देश का युवा समझदार है, बंगाल की आवाम समझदार है, किसके साथ जाना किसके साथ नहीं जाना उनको समझ में आता है, और हमको एक विकल्प के तौर पे देख रही है देश की जनता। अंजना जी, हम एक बीच में विकल्प होके आए, जो अब तक इन्होंने ममता दीदी और बीजेपी में क्या फर्क है? चले मुझे बताइए, क्या फर्क रहा? यही वो ममता दीदी है जिन्होंने आरएसएस को देश प्रेमी कहा था। यही वो ममता दीदी है जिन्होंने 2002 के जो प्रोग्राम हुआ था गुजरात का, उसमें भाजपा को लोकसभा में सपोर्ट किया था। सुधांशु जी सपोर्ट किया था नहीं किया था बताइए लोगों को? आप तो दोनों एक ही है। अब हम कहां जाएंगे? आप गोत्रा तो मैं कहां जाऊं? सुधांशु जी जवाब दो। अरे तो नाम का तृणमूल कांग्रेस है, कांग्रेस से निकली हुई है। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, आपने एक कहावत तो अंजना जी बोली दी थी, अब मैं दूसरा बोल देता हूं। पंचतंत्र में एक रंगे सियार की कहानी होती है, वो शब्दशः न लिया जाए, वो इनकी पार्टी के लिए सही होती, जिस पार्टी का नाम ही है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन,
यानी मुसलमानों के इत्तेहाद, फारसी का शब्द मतलब एकता के लिए समर्पित पार्टी। और वारिस पठान जी ऐसे बोल रहे हैं, अरे असदुद्दीन ओवैसी सैयद है जनाब, अपर कास्ट नहीं है, लोअर कास्ट है। सैयद तो अपने को सीधे हजरत मोहम्मद साहब से कनेक्टेड मानते हैं, जैसे अपने यहां ब्राह्मण और राजपूत माने जाते हैं वैसे सैयद है। आप पसबंदा नहीं है, आप कोई ऐसा नहीं है कि आप बेहना है, अंसारी है, फलाने हैं, दिमाग के हैं। इसलिए ये जो पॉलिटिक्स करने का आप प्रयास करते हैं। और दूसरी बात, आपको गणपति बप्पा मोरिया बोलने पे माफी मांगनी पड़ी, और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, उसके करेंसी नोट पे गणपति होते थे। आप सबसे बड़े मुस्लिम देश से ज्यादा बड़े मुस्लिम बनने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स यहां नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आपके अंदर है, मुस्लिम वोटों के लिए। और आपने कहा पेट्रोल डीजल, तो ये ओवैसी साहब बिहार के सीमांचल से लेके ये जिन जिन इलाकों में चुनाव लड़ने जाते हैं, ये पेट्रोल डीजल के लिए जाते हैं कि बेरोजगारी के लिए जाते हैं कि विकास के लिए जाते हैं, जरा बता दीजिए। छोटा सा जवाब एकदम वारिस पठान जी, छोटा सा। मैं संविधान को मानने वाली बात करता हूं, संविधान के दायरे भाई सैयद तो अपने को मूलतः भारतीय मानते ही नहीं। मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता, मैं पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करता। फकर है हमको सैयद होने का। मगर आपने जो कहा ना हमारी मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम वोट की तरफ भी जाते हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लिए होते। गुजरात में बीटीपी पार्टी के छोटू भाई वसावा के साथ गए, यूपी में राजभर साहब के साथ गए, तमिलनाडु के अंदर AMMK की पार्टी दिनाकरन जी उनके साथ गए, और हमको हमारा हिंदू भाई बहन भी वोट दे रहा है। अब आपका खेल खत्म हो गया। अब हिंदू भाई बहन भी हमारा समझ गया कि अगर कोई वाकई में विकास की बात करता है, काम करता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। इसीलिए तो हमारे कैंडिडेट्स, हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन भी जीत रहे हैं ना। ये तो आपके सामने डेटा। अब इसका क्या जवाब है आपके पास? दुबे जी को दिखाई, जल्दी से बनाइए, बीजेपी AIMIM की बहस में जाइए। एक सेकंड अबे दुबे जी, राहुल गांधी जी भी कामाख्या मंदिर गए आज, इससे पहले जनेऊधारी ब्राह्मण, उससे पहले गोत्र। ये अब सिलसिला चल पड़ा है क्या? ये जरूरी है अब अगर हिंदुस्तान में चुनाव जीतना है? मैं मां कामाख्या के चरणों में नमन करता हूं। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। मां कामाख्या असम की प्रगति और उन्नति के लिए जो राहुल जी ने कामना मांगी उसे परिपूर्ण करना। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो छद्म वेश धारण किया हुआ है 10 वृत्ति के लोग हैं अंजना जी। पर अभय जी एक काउंटर है छोटा सा, बोलेंगे आप इतने अच्छे से मंत्र और क्रेडिट ले लेंगे सुधांशु जी, बोलेंगे हमारी वजह से बोल रहे हैं। मैं देखिए सुधांशु जी को भी बेनकाब करता हूं। कबीर वेश अतीत का अधिक करे अपराध, बाहिर दिखे साधु गति, अंदर बड़ा आसाद। अरे साधु का वेश धारण करके दुष्ट आत्माएं ये लोग। अब इनसे पूछिए कि अधर्मी सत्ता को अगर ठीक करना है तो धर्म के प्रशस्त मार्ग पर राहुल गांधी जी को चलना ही होगा। बात रही ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब हमारे गोत्र पर सवाल खड़ा करना बंद कर दीजिए। आप देखिए गीता ने तो धर्म के सहअस्तित्व की बात की है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी और ओवैसी जी को भी समझना चाहिए। क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? उन्होंने कहा था श्रेयान स्वधर्मे विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मो निधना श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अपने अपने धर्म में रहकर अपने धर्म के आचरण की बात की, अर्थात तब भी धर्म का अस्तित्व था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो वो तो सत्ता की सीढ़ी मात्र मानते हैं धर्म को। मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी के लिए असम में जाते हैं तो बदरुद्दीन की बात करते हैं। अरे सैफुल्ला की बात कीजिए ना, कश्मीर का वो आतंकी जिसे अमित शाह साहब ने टिकट दिया, जिसने पंडितों का कत्लेआम किया, 10 साल तक जेल में वो रहा। अरे आप असम में जाकर बात करते हैं कि साहब बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे हैं। अरे अमित शाह साहब बांग्लादेश के घुसपैठी को माइनॉरिटी सेल का बॉम्बे में अध्यक्ष बनाते हो और आप कीचड़ हम पर उछालते हो। 2012 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके स्थानीय निकाय की सरकार वहां आरएसएस के मुख्यालय पेटकर बनाते हो और हम पर कीचड़ उछालते हो। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है असम के, बंगाल के, पुदुचेरी के, तमिलनाडु के विकास के लिए। आप एक बार कहते हमने 75% असम के नागरिकों के बिजली के बिल माफ की घोषणा की है, बेटियों को 2000 रुपए के इंसाफ की घोषणा की है, 365 रुपए का न्याय वहां चाय बागान के मजदूरों को मिलेगा जिसकी घोषणा आपने की थी। आप 2016 से प्रधानमंत्री जी झूठी घोषणा असम के लिए करते आ रहे हैं। एक चरितार्थ की हो तो बताइए। आप बांग्लादेश गए थे, धर्म परायणता दिखाई प्रधानमंत्री जी वोट के लिए, आप पीठ पलटी आपने और बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम प्रारंभ हो गया, हिंदू मंदिरों पर आक्रमण हुआ, आप दम साधे और होठ सिए बैठे रहे प्रधानमंत्री जी, आपने मुंह नहीं खोला। हमने देखा अंजना जी आप गवाह थी, क्या हुआ बिहार में मां दुर्गा का विसर्जन करने वाले धर्मावलंबियों पर भारतीय जनता पार्टी ने गोली
गोलियों की बौछार की, मौत के घाट उतार दिया। ये धर्म में आस्था रखने वाले लोग नहीं है, ये तो रावण के उच्चारण है। इनके लिए तो वो ही है जो तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। माता सीता का रावण ने जैसे हरण किया था, ये सत्ता के हरण के लिए बंगाल पहुंचे हैं और बेनकाब होंगे। सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिएगा, जल्दी से रिजू दत्ता जी को एक बार दिखा दीजिए। रिजू जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूं अपनी जैसी। ऐसा लगता है कि ममता दी तो बीजेपी को भी छोड़ना चाहती है पीछे इसमें, वरना सब हैरान रह गए कि ममता दीदी ने आज मंच से अपना गोत्र बताया। ऐसा क्या डेस्परेशन है? अब थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिएगा अंजना जी। पहले तो पहले यहाँ पर कथाएं चल रही थी, तो मैं एक छोटा सा पंक्ति से भी मैं भी शुरू करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा शायर थे, वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे। वो कहते थे कि जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप की थोड़ी है। तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर राहत इंदौरी साहब का, हाँ जी, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं और इस देश की आजादी में सबने अपना जीवन कुर्बान किया है। तो बांटना और नफरत फैलाना आप लोग थोड़ा बंद कर दीजिए, मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि बीजेपी जब यहाँ पर बंगाल में कैंपेन करने आई थी, उनके पास ना मुद्दा है ना चेहरा है, उनके पास एक ही था धर्म की बैसाखी। और ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी हर मंच पे गए, उन्होंने चंडी पाठ किया, दुर्गा पाठ किया और उसे एक सांस में उन्होंने कलमा भी पढ़ा और उन्होंने ये साबित कर दिया कि ईश्वर और अल्लाह एक है, जिसके लिए इनके पास अभी कोई जवाब नहीं है। दूसरी चीज, ये लोग कहते हैं हम लोग तुष्टिकरण करते हैं। अरे जनाब, जब हम लोग ये शास्त्रों साथी कन्याश्री रूपोश्री इतने जो समाज कल्याण के काम किए हैं, तो तब क्या किसी का पहनावा या किसी का सरनेम देख के हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं साहब। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये लोग लुंगी पहन के आए हैं, इनको देख के पता चलता है ये लोग किस धर्म के हैं। दादा गोत्र बताने की जरूरत क्यों पान पड़ी? एक सेकंड, कल वोटिंग है। एक सेकंड सर, अब तो 6 साढ़े 6 बज गए, तो लगभग 12.5 घंटे बचे हैं। 12.5 घंटे, सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है वोटिंग। आज गोत्र बताने की जरूरत क्या पड़ी, इसका तो जवाब दीजिए। मेरा एक सिंपल सा बात है कि ये देश इतना कट्टर नहीं हुआ है कि किसी के धर्म पाठ के लिए या गोत्र के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेना चाहिए। और आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो ममता बनर्जी को जानते हैं, बोल दिया मेरा गोत्र शांडिल है, तो क्या बड़ा कितना मिर्ची क्यों लग गया बीजेपी को? इतनी मिर्ची क्यों लग रही है अपनी जयेश अवस्थी जी? अंजना जी, मैं भी किसी के बीच में बोलता नहीं, इसलिए कोई बोलेगा नहीं, मैं रिजू जी से कह देता हूँ। ये तो बात बहुत अच्छी कही रिजू जी आपने कि ईश्वर अल्लाह को एक मानती हैं, तो ये उस समय उनको ध्यान नहीं था जब वो कह रही थी मैं दूध देने वाली गाय की दुलत्ती भी सहती हूँ। ये उस समय उनको ध्यान नहीं आया था जब वो जय श्री राम के नारे पर कहती थी कि चमड़ी उधेड़ दूंगी। ये वही ममता बनर्जी हैं, ये वही ममता बनर्जी हैं जो इमामों को भत्ता देती हैं, वही ममता बनर्जी हैं जिनके यहाँ सरस्वती पूजन बंद होता है स्कूलों में, हनुमान जयंती का जुलूस निकालने का कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है, दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट के पास जाना पड़ता है। और कोर्ट ने कहा, आप जिसको कह रहे हैं ना ईश्वर और अल्लाह एक मानती हैं, कोर्ट की कोलकाता हाई कोर्ट की टिप्पणी पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, ध्यान कर लीजिए। उन्होंने कहा कि इतना अपीजमेंट कहीं नहीं हुआ है। और महत्वपूर्ण बात यह अंजना जी कि आज बहुत अच्छी बात है कि जो ममता बनर्जी दूध देने वाली गाय की दुलत्ती सहने की बात करती थी, आज उनको अपना गोत्र बताना पड़ रहा है। संकेत बड़े साफ हैं। अंजना जी 10 सेकंड और दीजिए, मैं अभय जी को और बता दूं। अभय जी कई सारे दोहे सुनाए, मैं दोहे एक आध दोहा आपको मैं बताता हूँ कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। ये आपने कहा कि वहां पे धार्मिकता दिखा रहे थे। राहुल गांधी भी बहुत जाते हैं विदेश, बहुत जाते हैं ना विदेश, और कोरोना काल में गए वो। बड़ी खबर इस वक्त बंगाल से आ रही है, आपको बता दें विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित, वहां के वाइस चांसलर ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। अपनी सुरक्षा बढ़ाने की वाइस चांसलर ने मांग की है और कहा है कि उन पर दबाव है। टीएमसी नेता पर धमकी देने का आरोप उन्होंने लगाया है। कहा है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग खुद विश्व भारती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कर रहे हैं। चुनाव ना हुआ, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि जैसे लगातार आरोप लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो वहां पर जो तमाम अधिकारी हैं
उन सब का पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण हो गया है। क्या विश्वविद्यालयों की भी यही हालत है? जल्दी से रिजू जी एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी सुधांशु जी जवाब लेने के लिए। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में आज वाइस चांसलर पीएम को चिट्ठी लिखे कहे कि उनको धमकी मिल रही है। देखिए अंजना जी, बात यह है ना कि बीजेपी ने हर एक स्टेट मशीनरी, वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, ईसी हो, अभी तो यूनिवर्सिटी भी, सब कुछ को पॉलिटिसाइज कर दिया है। और बीजेपी जैसे वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटियां बांट रहे हैं आम जनता के पैसे पे, तो ये तो होना ही था। कल कोई दो रुपए का चाय बेचता है, वो बेचारा भी उठ के बोलेगा मैं जय श्री राम कहता हूं, मेरे को भी सिक्योरिटी दे दो। ये तो हालत कर दिया। वाइस चांसलर झूठ बोल रहे हैं। वाइस चांसलर झूठ बोल रहे हैं। देखिए वाइस चांसलर का अगर आप इतिहास पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और मुझे लगता है कि इनको अभी सब नेताओं का वाई सिक्योरिटी और जेड सिक्योरिटी देख के इनको थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसलिए इनको भी अभी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उनको पता है बीजेपी से ऐसे ही जनता के पैसे बांट रही है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, भय की राजनीति करना तृणमूल कांग्रेस का चरित्र है, इसलिए जो नेता तृणमूल छोड़ते हैं सबको सिक्योरिटी को लेनी पड़ती है। वाइस चांसलर का आज का यह वक्तव्य यही दर्शाता है। और हमारे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जान से हाथ धोना पड़ा। रिजू दत्ता जी, अभी आपने राहत इंदौरी का जो शेर सुनाया था ना, उसकी पहली वाली लाइन याद कर लीजिए। वो हमारे लिए है आपके विरुद्ध, कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और माना खिलाफत है बहुत मजबूत, लेकिन हमारी तरह लिए हथेली पे जान थोड़ी है। तो हमारे सारे कार्यकर्ता हथेली पे जान लेके बैठे हैं। वर्तमान अध्यक्ष नड्डा जी, पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी, किस किस पे आक्रमण नहीं हुआ है, इसलिए जनता को वह चरित्र पता है। अब मैं इसके ऊपर आता हूं। अंजना जी देखिए, बड़ी मजेदार बात है। भारत की परंपरा में गोत्र सामान्यतः जीवन में दो ही अवसरों पर बोला जाता है, एक शादी के समय, विवाह के समय, और दूसरा यदि माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार और तर्पण के समय। और यहां आप संयोग से देखिए, एक 51 वर्षीय युवा ने अपना गोत्र बोला था, 66 वर्षीय बेटी अपना गोत्र बोल रही है। अब एक युवा ने तो विवाह नहीं हुआ था उनका, मगर तर्पण कर दिया अपनी पार्टी का। अब मुझे लगता है दूसरी पार्टी के तर्पण की तैयारियां चल रही हैं, और अभी राजनीतिक दृष्टि से मैं कह रहा हूं तर्पण की तैयारियां चल रही हैं। और अभय जी ने जो बात बोली, कितने अच्छे अच्छे उन्होंने श्लोक बोला। अब अभय जी मैं जवाब दे दूं ना, सारे प्रश्न हम ही से थे, तो मैं अपना वक्तव्य पूरा कर लूं फिर आप बोलिएगा। अभय जी ने इतना बढ़िया सब कुछ बोला, मगर भूल गए जनाब, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने हमने किसी को नहीं देखा था। जनेऊ हम लोग भी पहनते हैं, कुर्ते के ऊपर नहीं। और उनके बाबा मरहूम फिरोज साहब इलाहाबाद की पारसी सिमेट्री में रेस्टिंग प्लेस है। सिमेट्री को हिंदी में कहते हैं कब्र, यानी पारसी समुदाय के कब्रिस्तान में वो आराम से बैठे हैं। और यह जनेऊधारी, मुझे वही पंक्ति याद आती है, धर्म बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में, और जनेऊधारी है पौत्र। और आपने कहा मां कामाख्या की अर्चना की, मगर याद रखिए, मां कामाख्या की अर्चना से वो सारे पाप नहीं धुलने वाले कि मंदिर जाने वाले छेड़खानी करते हैं, भगवान राम तो थे ही नहीं, इस प्रकार की। और हिंदू आतंकवाद होता है। और बदरुद्दीन अजमल के साथ असम में, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के सिजदे में बंगाल में, और मुस्लिम लीग के साथ केरल में, और उसके बाद कहेंगे हम जनेऊधारी हिंदू हैं। तो इनको बाकी सबने दोहा सुनाया, एक और दोहा सुनाए देता हूं कि इनके लिए ऐसा कहा गया है, हमारे पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत की कहानी है। तो यह दोहा इन पे चरितार्थ होता है, अंदर से मैलो हियो और बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। अभय दुबे जी, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, अरे सत्ता की माला डाल दे, धर्म की माला फेर। सुधांशु त्रिवेदी जी, कितना दोहरा चरित्र है आपका। अरे एक बार साहस हो तो बोलिए, असम में सीए लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? तमिलनाडु के घोषणा पत्र में कहते हैं सीए लागू नहीं करेंगे। बंगाल जाते तो मुखरता से कहते हैं कि सीए लागू करेंगे क्योंकि बांटना चाहते हैं। अरे 10 जनवरी 2020 को सीए का नोटिफिकेशन हो गया, 1 साल लग गया, रूल फ्रेम नहीं किए क्योंकि असम में हार का डर सता रहा था। देखिए देश के लोगों, ये देश के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि ये भीषणतम बेरोजगारी के अपने
दुष्कर्म को छुपाना चाहते हैं। ये जो आर्थिक अवनति इन्होंने की है, -23.9% की ग्रोथ हिंदुस्तान में परोस दी, उसको छुपाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो औद्योगिक विकास को इन्होंने गर्त में डाल दिया, जो हिंदुस्तान की विरासत को सेल पर लगा दिया, उससे मुखौटा लगा ले और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भेषा भूषज के नाम पर इस हिंदुस्तान को लड़ा दे। ये मुखौटा इनका उतरना चाहिए। अंजना जी, अंजना जी, एक मैं उदाहरण इनसे चाहता हूं। आज सुधांशु जी कहें कि हाँ, हम असम में जिस दिन जीतेंगे उस दिन लागू करेंगे सीए, वहां तो बोलने से बचते हैं। हमने कहा है कि हम असम की अस्मिता को बचाएंगे, हम सीए वहां लागू नहीं होने देंगे। हम असम अकॉर्ड में आस्था रखते हैं, हम असम की भाषा, भूषा, वेशज, संस्कृति को संरक्षित करेंगे। ये तो सिर्फ देश को ये सवाल मैंने बीजेपी के तमाम नेताओं से पूछा, इनके पास कोई जवाब तो इसका है नहीं। चुप हो जाएंगे और कहेंगे कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे। लेकिन आप ये बताइए ना, आप तो बंगाल और असम के दोहरे मापदंड पर बीजेपी को घेर रहे हैं। राहुल गांधी बंगाल जा क्यों नहीं रहे हैं प्रचार के लिए? देखिए, जहां हमारा संगठन अपेक्षा करता है शीर्ष नेतृत्व की, जहां पर हमारा संगठन मजबूत है, आप कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी को, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का प्रचार नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं आप? बंगाल में नहीं, प्रचार नहीं चाहिए नहीं, वहां जब चाहिए, नहीं चाहिए का प्रश्न ही नहीं। हाँ। अगर राहुल गांधी जी इच्छा व्यक्त करेंगे, आप देखिए, हाँ। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी से बड़ी रैली वहां पर हम लोगों ने की है, लेफ्ट ने और कांग्रेस पार्टी ने। वहां पर हमारा बड़ा जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक लाइन में मुखौटा दिखाता हूं। तमिलनाडु में 234 सीटें लड़े थे सुधांशु त्रिवेदी जी, पिछली बार 0 आई थी। वेस्ट बंगाल में 291 लड़े थे, 3 सीटें आई थी। पुदुचेरी में 30 लड़े, 0 आई। केरला में 98 लड़े, कहते थे हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, 1 सीट आई। सिर्फ असम की सरकार आपने बनाई है। मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, बिहार हारे, दिल्ली हारे, पंजाब हारे, पुदुचेरी हारे, ओडिशा हारे। उत्तर प्रदेश के अलावा एक उदाहरण आपके पास नहीं है। हाँ, सत्ता हथियाने के उदाहरण है, गोवा से लेकर मणिपुर तक में सत्ता हथियाई, लेकिन अब देश की जनता आपकी असलियत समझ गई है। आप मुद्दों पर बात कीजिए, काम के आधार पर वोट मांगिए, बंटवारे के आधार पर अब ये देश आपको सहन करने वाला नहीं। ठीक है, जल्दी से इस पर एक जवाब अवनीश जी आपसे ले लेती हूँ। इस सीए पर जो दोहरा मापदंड है, और ये तो सच है। बहुत अच्छी बात कही अभय जी। दोहरा मापदंड जो है, कल रणदीप सुरजेवाला ने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में एक ट्वीट किया। वो कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ केरल में है, बंगाल में नहीं है क्या? उसी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जिन बढ़िया विशेषणों का उपयोग आपने किया है, बंगाल में वही बोलिए ना जाकर के। और आप कह रहे हैं कि जहां राहुल गांधी की इच्छा होगी, राहुल गांधी की इच्छा नहीं हो रही पश्चिम बंगाल में समझौता है भाई। अरे बीच में नहीं बोलता मैं आपके, नहीं आ रही तुम्हारी, न 3 में न 13 में। उत्तर प्रदेश में 425 में से 7 है, एक अभय जी बात यह है कि एक महत्वपूर्ण बात है अंजना जी, 10 सेकंड में अपनी बात करूंगा। उसमें उस शांडिल्य गोत्र का लेकर के क्या करूं या दत्तात्रेय गोत्र का लेकर क्या करूं? आप ये बताइए कि चुनाव के अलावा कभी आपने इतने विदेश गए? राहुल गांधी, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में गए तो धार्मिकता दिखा रहे थे। राहुल गांधी भी विदेश जाते हैं, किस मंदिर में गए? हिंदुस्तान में नहीं गए कभी वो चुनाव के अलावा? केदारनाथ कहीं जाते हैं क्या मंदिर में? एक बात, दूसरी बात सुन लीजिए आप। अरे सुन लीजिए ना, बहुत बार सुन लिया आपने। अरे सुन लिया ना आपकी बात, अरे आपकी बात सुन ली अभय जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल का मुद्दा यह है, इस पे नहीं बोलेंगे कि बंगाल और केरल की कम्युनिस्ट पार्टी में क्या फर्क है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये एक एक करके प्लीज बोलेंगे ना, एक एक करके। अभय जी प्लीज। मैं महत्वपूर्ण बात ये कह रहा कि मैं उस गोत्र का लेके क्या करूं? अगर वहां पर बंगाल में अगर 130 एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, उस हिंसा के लिए मैं क्या करूं? मैं रामधनु को रंगधनु बदलने वाले के लिए क्या करूं? उसका शांडिल्य गोत्र लेके क्या करूं? अगर मुझे अपनी सरस्वती पूजन करने की स्वतंत्रता नहीं है, उसके लिए मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है विसर्जन के लिए, तो मैं शांडिल्य गोत्र लेके क्या करूं? गोत्र का लेके क्या करूं? और सुन लो अभय जी, एक सेकंड अंजना जी, कमलनाथ 90% मुसलमानों के वोट मांग रहे थे। अपनी जैसी 90% मुसलमानों के वोट मांग रहे थे कि गोत्र नहीं बताते हैं। और वारिस पठान जी, आप तो उसी तरह की पॉलिटिक्स का दूसरा हिस्सा है। अगर वहां बीजेपी के सांसद जय श्री राम का नारा लेकर अपना ओथ ले रहे थे संसद में, तो वैसी जी ने भी ऐसा ही किया। सब अपने अपने धर्म को प्रमुखता से रख रहे हैं। रिलीजन का असर्शन, यानी धार्मिक अपने आप को, अपने अस्तित्व को ठहराव देना और उसको असर्ट करना, सबका वही हाल है। इनकी कोई गलती नहीं अंजना जी, तो बीजेपी की स्क्रिप्ट बोलता है। जल्दी से शांडिल्य है
तो ये सबसे पहले तो ये इस बयान का खंडन करना चाहिए। उन्होंने अपर कास्ट, अपनी कास्ट ब्राह्मणिज्म दिखाया, उन्होंने अपीसमेंट किया, तो उसमें वो लोग कहाँ जाएंगे जो 27% मुसलमान है, 22% दलित भाई बहन है, जिनका वर्णा सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, उनका गोत्र कोई नहीं है, तो उनका क्या होगा? तो क्या ये इस तरह से हमारे देश का प्लुरलिज्म और सेक्युलरिज्म को खराब नहीं करते ये लोग? तो इनका खंडन कोई कर नहीं। सुधांशु जी, एक लाइन में जवाब, एक लाइन में। सेक्युलरिज्म पर पूरी तरह से चोट है, मुझे पता है कि आपकी क्या बस वारिस पठान ने आज बहुत अच्छी बात बोल दी है कि बस एक लाइन बोल दे। वारिस पठान ने एक लाइन अच्छी बोल दी है कि 27% मुसलमानों का वर्ण और जात से कोई लेना देना नहीं है। यहां वचन दे के जाए, मुसलमान आज से जाति आधारित आरक्षण से अपने को विड्रॉ कर लेंगे, ना एससी का रिजर्वेशन मांगेंगे, ना ओबीसी का रिजर्वेशन लेंगे। बोलिए वारिस पठान जी। मुसलमान सुना आपने 22% दलित भाइयों का मैंने नाम लिया, वो नहीं सुना? क्यों आपने ऐसा खाली नहीं बोला? क्यों सिर्फ मुसलमानों का नाम लिया? हमारे दलित भाइयों का जो मैंने नाम लिया 22%। किसने कहा कि दलित चाहे आप मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बनाने में मुस्लिम और दलित बोलते रहे बार बार, या कोई और जो ऊपरी जाति है उसका जिक्र करे? ध्रुवीकरण, जाति, धर्म की राजनीति हावी है। मैं तो बस टाइम देख रही हूँ, 12 घंटे 20 मिनट बाकी है। कल सुबह नंदीग्राम में 7 बजे से वोट डालने शुरू हो जाएंगे। ममता वर्सेस शुभेंदु, जो निकला वही सिकंदर। देखते रहिए आज तक। अब गोत्र पर खेला हो गया। आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, देखते रहिए आज तक।